पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद वैद्यनाथ राम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित परिमल नाथवाणी का हुआ स्वागत। उच्च सदन में झारखंड की बनेंगे आवाज। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाई कोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। और एफआईएच महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस के मित्रता और भी मजबूत होगी। कहा कि फ्रांस की ये यात्रा भागीदारी और उपलब्धियों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रही। इसकी शुरुआत नीस में हुई, जहां भारत इनोवेट्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद मैं G7 शिखर सम्मेलन के लिए एवियन गया और फिर पेरिस पहुंचा, जहां मैंने विवा टेक 2026 में संबोधन किया। एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया तथा कई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रों, फ्रांस सरकार और फ्रांस की जनता का उनके स्नेहपूर्ण स्वागत और आतिथ्य के लिए विशेष रूप से आभारी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत बनाने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि विदेशों में बसे भारतीय दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती दे रहे हैं। पेरिस में बॉन्जूर मोदी कार्यक्रम उत्साह और उल्लास से लबरेज भारतीय समुदाय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। पीएम ने भारत और फ्रांस का रिश्ता साझा विश्वास और मूल्यों का बताया। कहा, भारतीय समुदाय भारत और यूरोप के बीच सबसे मजबूत सेतु है। पीएम का दौरा ऐसे समय हुआ है जब उनकी सरकार ने 12 वर्ष पूरे किए हैं। पीएम ने इन 12 वर्षों को 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य को समर्पित किया। चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 12 साल तक देश की सेवा करना मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। यह भारत के लोकतंत्र की शक्ति है, जिसने एक चाय वाले को यहां तक पहुंचा दिया। पीएम ने कहा कि 12 वर्ष में देश की जीडीपी, एयरपोर्ट की संख्या और विश्वविद्यालय 2 गुने हुए हैं। हाईवे निर्माण में 3 गुना इजाफा हुआ है तो मेट्रो विस्तार 4 गुना हुआ है। भारत में मोबाइल विनिर्माण में 100% वृद्धि हुई है। फ्रांस में जितने घर हैं, उससे अधिक पक्के घर 12 वर्ष में जरूरतमंदों के लिए बनाए गए हैं। कौन सोच सकता था कि गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा? कौन सोच सकता था कि दूर सुदूर के गांवों में भी क्यूआर कोड जीवन का हिस्सा बन जाएगा? गांव में कोई बहन ड्रोन से खेती करने में मदद करेगी, ये भी असंभव लगता था। लेकिन आज यह सब भारत के करोड़ों लोगों के जीवन का सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है।
पीएम ने कहा कि भारत और फ्रांस ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जो पूरी मानवता के हित में है। दोनों देश मिलकर अगले वर्ष त्रिशा उपग्रह लॉन्च करेंगे, जो विश्व में खाद्य और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान करेगा। पीएम ने भारत इनोवेट्स और विवाटेक के माध्यम से बढ़ती भारत फ्रांस तकनीकी साझेदारी को रेखांकित किया। हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। विभिन्न देशों के साथ भारत के आर्थिक समझौतों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत ब्रिटेन सीटा से नई संभावनाएं खुलेंगी। पीएम ने कहा कि आज व्यापार के साथ साथ भरोसा भी देशों के बीच रिश्तों में उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। नीस में हमने आइडियाज को कैपिटल से जोड़ा और पेरिस में इंडियन इनोवेशन को ग्लोबल स्केल से जोड़ा। आज दुनिया देख रही है भारत केवल भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहा है, भारत भविष्य को, और ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, भारत भविष्य को आकार दे रहा है। पीएम ने वो संदेश दोहराया जो उन्होंने G7 के मंच से विश्व को दिया है। प्रभावी ग्लोबल गवर्नेंस के लिए उसका समावेशी, ग्लोबल ग्रोथ की स्थिरता के लिए उसका शेयर्ड और ग्लोबल टेक के मानवता उपयोगी होने के लिए उसका ट्रस्टेड होना जरूरी है। ममता चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों के बीच लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके तहत रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद ढुल्लू महतो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। 99,446 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन देना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में प्रवेश करेंगे, तो वहीं इस प्रोत्साहन के माध्यम से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम वीपीआरवाई योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद वैद्यनाथ राम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मौके पर श्री सोरेन ने विश्वास जताया कि वे उच्च सदन में झारखंड के जनहित, विकास और जन भावनाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे। इस दौरान वैद्यनाथ राम ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इधर एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथ वाणी ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने श्री नाथ वाणी को जीत की बधाई दी। इस तरह से हमने इनकी जो बात बड़ी थी तो कांग्रेस वालों की, उसको खारिज कर दिया है। उतना ही नहीं, हमारे जितने सारे विधायक हैं, एनडीए के सारे एमएलए थे, रात दिन उन्होंने ये जो काम किया
उन सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। झारखंड के कल्याण के लिए, झारखंड के भला के लिए और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए लगातार कल्याणकारी कार्यों को जिस प्रकार से अपनाने का काम किया है, सबके मन में, पक्ष में विपक्ष के मन में ये बात आई है, उनके मन मस्तिष्क में, इस राज्य का बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था और इस राज्य को संवारने का भी काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सभी विधायकों को और झारखंड के विकास को लेकर जिन्होंने मत दिया, मैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड हाई कोर्ट में पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई करने के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश राजेश शंकर की खंडपीठ ने पूछा कि राज्य में पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा क्यों इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है। न्यायालय ने कहा कि मुख्य सचिव और गृह सचिव इस तरह के मामलों में कोर्ट के पारित आदेश को गंभीरता से लें, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का कल समापन हो गया। मेले में कृषि और कृषक कल्याण को लेकर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की झलक देखने को मिली। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड कृषि व्यापार मेला में विभिन्न कृषि उपकरणों की प्रदर्शनियां लगाई गईं। इसमें किसान समृद्धि योजना के तहत सौर ऊर्जा चालित सिंचाई इकाइयां भी देखीं। टेक्नीशियन विजय रुंडा ने बताया कि किसानों को 90% सब्सिडी पर यह सिंचाई इकाई उपलब्ध कराई जा रही है। स्कीम का नाम किसान समृद्धि योजना है। ये 24 जिला जो चल झारखंड का है, सभी जिला में ये स्कीम चल रहा है। जो भी किसान के पात्र किसान है, उसका KSY के एक ऑनलाइन ये है, वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर सारा डिटेल दिया हुआ है इसमें, आप उसको जाकर ले सकते हैं। इसके लिए मिनिमम 10 डिसमिल जमीन होना चाहिए और उसके ऊपर किसान के पास ज़मीन होना चाहिए और तालाब, कुआं, जो भी किसान है उनको मिल सकता है। किसान FPO पैक्स और लैंप्स में वांछित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। सोलर टीम के डेटा एनालिस्ट रेहान ने बताया कि सिंचाई इकाई में 4 सोलर पैनल और मोटर लगा है जो 15 से 20 फीट की गहराई से पानी खींच सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 17,380 रुपये देय हैं। सोलर मोटर पंप है, ये इस पे 4 सोलर पैनल लगे हुए हैं। पर सोलर पैनल 450 वाट का रहता है। ये किसानों के लिए मेन बनाया गया कि किसान अपने कम पैसे में अपने खेतों में जाकर के पानी पटाते हैं। तो इस पे 2 HP का मोटर लगा हुआ है। 2 HP का मोटर पे सफिशिएंट पानी आ जाता है, उसके लिए खेती में कोई दिक्कत नहीं होता है। इस तरह की आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल तकनीकें आने वाले समय में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सरकार की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्री सोरेन की पहचान आदिवासी जन नेता, समाज सुधारक और झारखंड आंदोलन के प्रणेता के रूप में रही है। शिबू सोरेन झारखंड के प्रभावशाली जन नेताओं और झारखंड आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता सोबरन सोरेन सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत थे। इसी बीच इनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने युवा शिबू सोरेन के जीवन और विचारों को गहराई से प्रभावित किया। आर्थिक एवं पारिवारिक कठिनाइयों के कारण वो अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके, किंतु सामाजिक चेतना और जन सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रारंभ से ही स्पष्ट थी।
वर्ष 1960 और 70 के दशक में शिबू सोरेन ने आदिवासियों, किसानों और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक जन आंदोलन चलाया। उन्होंने महाजनों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों की भूमि पर किए जा रहे कब्जों के विरुद्ध संघर्ष किया तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। वर्ष 1973 में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य अलग झारखंड राज्य का निर्माण और आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना था। उनके नेतृत्व में झारखंड आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और वो आदिवासी समाज में दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1977 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दिशोम गुरु वर्ष 1980 में पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। इसके पश्चात उन्होंने कई बार संसद में झारखंड और आदिवासी समाज की आवाज बुलंद की। वर्ष 1987 में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने और लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व किया। उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग को राष्ट्रीय फलक पर आवाज दी। शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में गिना जाता है। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने तथा केंद्र सरकार में कोयला मंत्री के रूप में भी कार्य किया। संसद और सरकार में रहते हुए उन्होंने आदिवासी अधिकारों, प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय समुदायों के अधिकार तथा क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सार्वजनिक जीवन के दौरान शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी अस्मिता और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर कार्य किया। वो कई दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। 4 अगस्त 2025 को लंबी बीमारी के बाद नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ झारखंड आंदोलन और आदिवासी राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वर्ष 2026 में भारत सरकार ने उनके सार्वजनिक जीवन और जन सेवा में दशकों के योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत के प्रमुख आदिवासी जन नेता, समाज सुधारक और झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार रहे दिशोम गुरु की स्मृतियां शेष है। दिशोम गुरु को झारखंड की अस्मिता, जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय के प्रति उनके समर्पण के लिए सदैव याद किया जाएगा, जो आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है। इस वर्ष मुख्य समारोह कोलकाता में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में योग को वैश्विक आंदोलन का स्वरूप देने वाला भारत 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग केवल एक विषय नहीं, बल्कि दुनिया के सामने खड़ी सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान है। इस वर्ष का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों प्रतिभागियों के साथ योगाभ्यास करेंगे। इससे पहले 19 जून को कोलकाता में दौड़ से ध्यान कार्यक्रम और 20 जून को वंदे योगम जैसे विशेष आयोजन भी किए जाएंगे। साथ ही गंगोत्री से गंगा सागर, गंगा तट योग यात्रा के माध्यम से योग को पर्यावरण संरक्षण, नदी संस्कृति और जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योग की वैश्विक पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के समन्वय से दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं देश के भीतर संस्कृति मंत्रालय 100 प्रतिष्ठित स्थलों पर विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जहां भारत की सांस्कृतिक विरासत और योग परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। योग जो है वो भारत का एक कल्चर हेरिटेज भी है वो, और उसको एक सॉफ्ट पावर भी है कि हम इस सॉफ्ट पावर को यूज करके, उपयोग करके पूरे विश्व में हम भारत का जो विश्व गुरु का स्थान है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उस दिशा में काफी काम ऑलरेडी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बीच एक और बड़ी उपलब्धि सामने आई है। 14 जून को आयोजित विशेष राष्ट्रव्यापी लाइव योग सत्र में 4 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ भाग लेकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। योग को जन जन तक पहुंचाने और हर घर योग को ले जाने के लिए पिछले कुछ महीनों से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से 100 दिन के काउंटडाउन गिनती की शुरुआत से लेकर महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिन का कार्यक्रम, हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में 50 दिन का कार्यक्रम और खजुराहो में 25 दिन का उल्टी गिनती कार्यक्रम शामिल है। 21 जून को देश के हर गांव में योग कार्यक्रम हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है।
पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पंचायत भवन, विद्यालय और अन्य सामुदायिक स्थलों पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वस्थ गांव सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की आधारशिला हैं। जब हर परिवार योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा, तब न केवल बीमारियों में कमी आएगी, बल्कि हमारा समाज अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के बाद योग एक भारतीय परंपरा से आगे बढ़कर वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। भारत की इस महान परंपरा को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकारता प्राप्त हुई है। आज 150 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं। कोलकाता से उठने वाला योग का ये संदेश एक बार फिर दुनिया को स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और मानव कल्याण का मार्ग दिखाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 2 दिन शेष हैं और इसकी तैयारियां भी अंतिम चरण पर हैं। रांची के एक निजी विद्यालय में 2000 स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। इक्कीस जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर हर वर्ग उत्साहित है। इसी के तहत रांची के एक निजी विद्यालय में 2000 स्कूली बच्चों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। विद्यार्थियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को योग का मंत्र दिया है और नियमित योग स्वास्थ्य लाभ में सहायक है। योग को पूरे वर्ल्ड में करना चाहिए। योग डेली करने का चीज़ है। आप योग करने से स्वस्थ रहते हैं और मेडिटेशन करना चाहिए। उससे आपका ब्रेन इम्प्रूव होता है, थोड़ा माइंड सेट होता है उससे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि योग देश में हर जगह करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मोदी ने किया है, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि योग हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें इसे हमेशा करना चाहिए। स्कूली बच्चों ने इस दौरान एक से बढ़कर एक योग की क्रियाएं दिखाई, साथ ही एडवांस्ड योगा की भी प्रस्तुति दी। योग शिक्षिका राफिया नाज ने बताया कि योग भारतीय संस्कृति की देन है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वैश्विक स्तर पर पहुंचा है। पूरा विश्व आज योग मना रहा है और पूरा विश्व योगमय हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं देन हमारे मोदी जी की है। और जिस तरीके से उन्होंने योग का प्रचार और प्रसार किया है, आज योग से कोई भी अछूता नहीं रहा है। और जब योग मुफ्त में मिलता है, योग हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, तो हमें डंके की चोट पे योग करना चाहिए, क्योंकि जो योग का डंका है वो डंका पूरे विश्व भर में मोदी जी ने बजा दिया है। और हमें योग को रोज़ाना अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए, क्योंकि योग न केवल हमें शारीरिक संतुलन, शारीरिक स्वस्थ रखता है, बल्कि आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हमें मानसिक सुकून भी योग के ज़रिए प्राप्त होता है। योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का एक अद्भुत माध्यम है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर अधिक लचीला और मजबूत बनता है, तनाव और चिंताएं दूर होती हैं, हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है तथा जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शांति का संचार होता है। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ में 15 से 17 जून तक आयोजित विशेष प्रमाण पत्र शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले भर से 17,401 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1,079 का निष्पादन किया गया। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने लंबित आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। लातेहार उपायुक्त संदीप कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधि शाखा से जुड़े मामलों की समीक्षा की।
उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित वादों पर चर्चा करते हुए विभागों को समय सीमा के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने और न्यायालयीन आदेशों के अनुपालन के निर्देश दिए। पलामू में जिला CSR समिति की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पेयजल और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए CSR संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई। बैठक में सभी हितधारकों से जिले के समग्र एवं सतत विकास में सक्रिय सहयोग देने की अपील की गई। खूंटी में छात्रवृत्ति अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 3,952 पोस्ट मैट्रिक और 156 प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों को मंजूरी दी गई। साथ ही कक्षा 8वीं के पात्र विद्यार्थियों के बीच समयबद्ध साइकिल वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खूंटी में सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा उपाय मजबूत करने, नियमित वाहन जांच अभियान चलाने और हेलमेट सहित यातायात नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया गया। पश्चिम सिंहभूम के मझगांव प्रखंड अंतर्गत अंगारपदा पंचायत के महाली पोखर गांव के इचापी टोला में बंद पड़े चापाकल की मरम्मत कर पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी गई। स्थानीय प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को राहत मिली और क्षेत्र में पेयजल संकट का समाधान किया गया। गुमला में केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा ने आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और कौशल विकास संकेतकों की प्रगति पर चर्चा हुई तथा गर्भवती महिलाओं के 100% ANC कवरेज सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड की दीपिका सोरेंग ने शानदार गोल दागा। भारतीय टीम शुरुआती गोल से पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी की। स्टार ड्रैग फ्लिकर दीपिका ने 2 गोल किए, जबकि झारखंड की दीपिका सोरेंग ने एक महत्वपूर्ण फील्ड गोल दागा। इस जीत के साथ भारत ने अमेरिका, जापान और उरुग्वे को हराकर पूल ए में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला चिली से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोस्निया हर्जेगोविना को 4-1 से हरा दिया। मैच के नायक रहे जोहान मंजाग्वी, जिन्होंने 2 गोल कर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। पहले हाफ के गोल रहित रहने के बाद दूसरे हाफ में आक्रामक खेल देखने को मिला। मैच के सभी गोल अंतिम 20 मिनट में हुए। 20 वर्षीय मंजाम्बी ने 74वें मिनट में मैदान पर आने के महज 3 मिनट के भीतर पहला गोल दागा। 90वें मिनट में वर्गास ने ही मंजाम्बी को दूसरा गोल करने का मौका दे दिया, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से भुनाया। इसके बाद इंजरी टाइम में ग्रेनेट झाका ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 4-0 कर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि करेंगे वितरित। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद वैद्यनाथ राम ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। भाजपा कार्यालय में नवनिर्वाचित परिमल नाथवाणी का हुआ स्वागत। उच्च सदन में झारखंड की बनेंगे आवाज। राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाई कोर्ट सख्त। मुख्य सचिव और गृह सचिव को आदेशों का गंभीरता से पालन करने का निर्देश। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल।